ऑप्शन बना हुआ है, एंड रन भी आप उसी तरीके से करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ और उस फॉर्म के डेटा को हम लोग डेटाबेस में ही स्टोर करेंगे यूजिंग पीएचपी। वो कैसे करेंगे वो समझिए पहले आप। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि यदि आप पीएचपी की कोडिंग करें या एचटीएमएल की कोडिंग करें, आप दोनों के कोड को डॉट पीएचपी में ही सेव करेंगे। तो चलिए, मैंने यहाँ पे एचटीएमएल को ओपन किया, एचटीएमएल क्लोज किया, देन मैंने यहाँ पे हेडर टैग को ओपन किया, हेडर टैग को मैंने क्लोज किया, बॉडी टैग को मैंने ओपन किया, एंड देन मैंने इसको क्लोज किया। इसको सेव कहाँ पे करेंगे? जब आप कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप अपने इस कोड को कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं जाऊँगा सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में आपको मिलेगा जैम्प नेम का फोल्डर, ये जैम्प। इस जैम्प नेम के फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको htdocs नेम का फोल्डर। इस htdocs फोल्डर के अंदर जाएंगे और इस htdocs के अंदर आपको अपना खुद का फोल्डर बनाना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने और भी प्रोजेक्ट के पर्पस से या कोड के पर्पस से फोल्डर बना रखा है, बट आपके लिए मैं नया एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, न्यू मेन्यू पे जाना है और फोल्डर पे जा कर के आपको नया फोल्डर क्रिएट करना है। क्या मैंने लिखा है यहाँ पे लिखा मैंने online_php। ये मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया और इसके अंदर मैंने इस पेज को सेव कर दिया। सेव करके मैंने क्या दिया, form.php सेव करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैंने कोड कहाँ पे सेव किया है। सबसे पहले मैं सी ड्राइव में गया हूँ, फिर मैं गया हूँ आपके जैम्प नेम के फोल्डर के अंदर, जैम्प नेम, जैम्प। फिर इस फोल्डर के बाद मैं गया हूँ htdocs के अंदर। इस htdocs के अंदर मैंने खुद का फोल्डर क्रिएट किया है। उस फोल्डर का मैंने नाम दिया है online_php। आप जो चाहें वो नाम दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप अपने फोल्डर का क्या नाम देना चाहते हैं। फिर इसके अंदर मैंने अपने कोड को सेव किया जिसका नाम दिया है form.php। इसमें आपका फॉर्म जो है फाइल का नाम है और .php आपका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड सेव हुआ है ये। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैसेज दे दिया, फॉर्म पेज। फिर यहाँ पे मैंने लिखा फॉर्म में नेम मैं लेने जा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा इनपुट टाइप और यहाँ पे मैंने लिख दिया टेक्स्ट। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया टेक्स्ट। यहाँ पे br टैग को लगाएंगे, br टैग एक और लगा देता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया ईमेल और यहाँ पे दिया मैंने इनपुट टाइप ईमेल और यहाँ पे मैंने br टैग को ओपन किया। मैंने एक और इनपुट बॉक्स ले लिया मोबाइल। ये हम लोग HTML में पढ़ चुके हैं कि यदि आपको फॉर्म बनाना है तो उसके लिए आप क्या लेंगे, इनपुट टाइप। ये आपका मोबाइल के लिए इनपुट बॉक्स बन गया। एक हम लोग बटन क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बटन टैग को ओपन किया, बटन टैग को क्लोज किया और यहाँ पे मैंने दे दिया सबमिट। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्म बन गया। अब जो आपका फॉर्म बनता है उस फॉर्म को आपको फॉर्म टैग के अंदर रखना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म टैग ओपन किया और फॉर्म टैग को मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। ये फॉर्म टैग आपका ओपन हुआ और फॉर्म टैग क्लोज हो गया, उसके अंदर आपका कोड ये सेव हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसको रन करना है। तो रन करने के लिए क्या करना होता है, आपको ब्राउज़र पे अगेन जाना होता है। यहाँ पे आप जाते हैं और यहाँ पे आप लिखते हैं लोकल होस्ट। ये जो लोकल होस्ट होता है ये आपका सर्वर का नाम होता है या होस्ट का नाम होता है। इसको सर्वर नेम या होस्ट नेम बोलते हैं, लोकल होस्ट को। फिर यहाँ पे हम लोग देते हैं स्लैश। स्लैश देने के बाद यहाँ पे हम देते हैं ऑनलाइन या अपने उस फोल्डर का नाम जिसके अंदर आपने कोड को सेव कर रखा है। तो मैंने दिया था online_php। इसको रन करेंगे तो आपका वो फोल्डर के अंदर जो फाइल सेव हुई थी, मुझे लगता है कि मेरे फोल्डर का नाम गलत है। अच्छा सॉरी, एक और गलती यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि हमने जैम्प को ऑन नहीं किया है। आप यहाँ पे जैम्प को ऑन भी करेंगे, ध्यान रखिएगा। जैम्प को आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन आते हैं, इन दोनों ऑप्शन को आपको स्टार्ट करना पड़ता है, तब आपका जाकर के फोल्डर रन होगा। क्योंकि जो आपका फोल्डर रन होने वाला है वो अपाची के थ्रू रन होने वाला है। तो यहाँ पे आपका अपाची स्टार्ट होना चाहिए,
अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी ये फाइल रन हो गई और यहाँ पे आपने form.php दिया था, वो क्लिक किया तो ये रन हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि ये भी डिज़ाइन ही आपको दिख रहा है। ये काम आप HTML में करते थे बट उसको आप .html से सेव करते थे और रन भी आप उसको नॉर्मली कराते थे, डायरेक्ट जा कर के फोल्डर में क्लिक करके रन कर देते थे, या आप वहाँ पे डबल क्लिक करते थे तो भी जा कर के आपका रन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे आप PHP में क्या देख पा रहे हैं कि PHP में आपको आपके कोड को रन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ा है लोकल होस्ट, फिर लोकल होस्ट के बाद आपको लिखना पड़ा है स्लैश, स्लैश के बाद आपको लिखना पड़ा है फोल्डर का नाम, और फोल्डर के नाम के बाद आपको आपकी फ़ाइल का नाम मिला है, आपने क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगेन, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो आपको ब्राउज़र पे जाना पड़ेगा, ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट स्लैश खुद का फोल्डर जो आपने बनाया था, उस फोल्डर का नाम देंगे, आपको फाइल मिल जाएगी। इसमें जो आप लोकल होस्ट लिख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं सर्वर नेम और होस्ट नेम, ठीक है। ये दो नाम इसका है, सर्वर नाम या होस्ट का नेम, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्म तो बन गया, ये फॉर्म हमारा यहाँ पे डिस्प्ले भी हो गया। अब हमें यदि इसकी कोडिंग करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म का एक्शन बनाएंगे, ठीक है, फॉर्म का एक्शन। इस एक्शन में हम लोग अगले पेज का नाम पास करते हैं, तो अगला पेज जो डिसाइड होगा वो देखा जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं मेथड। इस मेथड का क्या वर्क होता है, आपने देखा होगा कि जब भी आप स्कॉलरशिप का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसका डेटा कहीं पे चला जाता है, तो उस फॉर्म का जो डेटा होता है वो डेटा जाता कैसे होगा, तो वो जाता है मेथड के थ्रू ही। किसी भी फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में ले जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन बने होते हैं, एक ऑप्शन होता है गेट और एक ऑप्शन होता है पोस्ट। गेट जो होता है वो सिक्योर नहीं होता है और जो आपका पोस्ट होता है वो सिक्योर होता है, ठीक है। गेट क्यों नहीं सिक्योर होता है, क्योंकि जब आप मेथड की वैल्यू गेट यूज करते हैं उस केस में जो आपका डेटा होता है वो यहाँ पे URL में दिखता है, यहाँ पे URL में। जबकि आप पोस्ट का यूज करते हैं तो वो URL में उसका डेटा नहीं दिखता है, इसीलिए पोस्ट को सिक्योर माना जाता है और गेट को सिक्योर नहीं माना जाता है। तो मैक्सिमम केस में यहाँ पे हम लोग मेथड की वैल्यू को यूज करेंगे पोस्ट, ठीक है। मेथड की जो वैल्यू होगी उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे पोस्ट। फिर आपको हर एक इनपुट बॉक्स का नेम सेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसका नेम दे दिया नेम, इसका मैंने नेम दे दिया यहाँ पे ईमेल, और इसका मैंने नेम दे दिया मोबाइल, या आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने मॉब दे दिया। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ईमेल लिखा है इसलिए मैं यहाँ पे ईमेल लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे मोबाइल लिखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे मॉब लिखा हूँ। ये जो नेम की वैल्यू दी गई है ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने इनपुट का क्या नाम देना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो ये तो हमारा फॉर्म बन गया, हमारे फॉर्म का नेम भी सेट हो गया, हमारे फॉर्म का एक्शन और मेथड भी हो गया। अब हमें इस फॉर्म के डेटा को नेक्स्ट पेज पे प्रिंट करके चेक करना है कि जो भी हम रन टाइम पे इनपुट बॉक्स में इनपुट करेंगे क्या वो डेटा यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू पेज लेना पड़ेगा। इस न्यू पेज में अब हमें PHP की कोडिंग लिखनी है। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा समझना आपको कि जब भी डेवलपर किसी वेबसाइट को बनाता है और यदि उस फॉर्म को बनाता है किसी वेबसाइट में, तो हम यूजर को, हम कस्टमर को वो फॉर्म दिखता है, लेकिन उसके बैकएंड में भी कोई ना कोई प्रोसेस होता है, कोई ना कोई एग्जीक्यूशन होता है जो हमें नहीं दिखता है। तो वो जो बैकएंड में प्रोसेस या बैकएंड में एग्जीक्यूशन होता है वो उसके लिए सेकंड पेज है। यहाँ पे केवल और केवल PHP का कोड लिखा जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे PHP के सिंटेक्स को ओपन और उसको क्लोज कर लिया है। ध्यान देना होगा आपको कि जहाँ भी आपको PHP की कोड लिखनी होगी, जहाँ भी, वहाँ पे आप PHP के सिंटेक्स को ओपन और क्लोज करेंगे और उसके बीच में ही आप PHP के कोड को लिखेंगे। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है कि मैंने नया पेज लिया, इस नए पेज को हम सेव करेंगे। सेव करने पे मैंने इसका नेम दे दिया फॉर्म
कोड डॉट पी वाई, लगभग पहले पेज से मैच करते हुए कि पहला पेज है हमारा फॉर्म, तो हमने सेकंड का नेम दे दिया फॉर्म कोड डॉट पी वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, और सॉरी फॉर्म कोड डॉट पी वाई नहीं होगा, डॉट पी एच पी होगा। फिर से इसको सेव करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर्म कोड डॉट पी एच पी। ठीक है, ये डॉट पी वाई पाइथन में होता है, तो यहाँ से मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो मैंने इस पेज को सेव कर दिया फॉर्म कोड डॉट पी एच पी से। ठीक है, अब ये कोड सेव हो गया। हमें इसी पेज पे जो उधर का डेटा है उसको लेकर के आना है। वो कैसे लेकर के आएंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग लेंगे वेरिएबल। वेरिएबल यहाँ पे डॉलर के साथ यूज किया जाता है। यदि आपको पीएचपी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, वेरिएबल को आपको शो करना है, तो आपको यहाँ पे डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ता है। लेकिन आप जब सी पढ़े होंगे तो आप इंट, फ्लोट, कैर, डबल इन का यूज करते थे। आप यदि जावा स्क्रिप्ट पढ़े होंगे या पढ़ेंगे तो आपको वेर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे पीएचपी में डॉलर सिंबल का यूज करना पड़ता है। अब हमें पहले वाले इनपुट बॉक्स के डेटा को लाना है, फर्स्ट इनपुट बॉक्स जो नेम के लिए बना हुआ है। तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया और यहाँ पर लिखेंगे डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट। जो आप डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट लिखेंगे वो कैपिटल में ही लिखेंगे, ध्यान देना है। फिर यहाँ पे आप अपने नेम वाली वैल्यू को देंगे। नेम वाली वैल्यू का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये जो लिखी हुई है NAME, इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है, क्योंकि यही एक मीडिएटर है जो उस इनपुट बॉक्स का डेटा को उठा करके यहाँ पे ला रहा है। फिर यहाँ पे हम लोग इसको इको करके चेक कर लेंगे, इको डॉलर है कि जो उधर से फॉर्म का डेटा आया है क्या वो सही आया है कि नहीं। यहाँ मैंने दे इको डॉलर है। अब हमें इसी तरीके से सेकंड वाले इनपुट बॉक्स का डेटा रिसीव करना होगा, तो मैंने उसके लिए लिया $B और यहाँ पे लिखा मैंने डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट और यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया ईमेल। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इको $B। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया इको $B। इससे क्या होगा कि जो बी में डेटा आया होगा वो प्रिंट हो जाएगा। अब हमें तीसरे इनपुट बॉक्स का डेटा रिसीव करना है, मोबाइल वाले का। इसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया $C और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर अंडर स्कोर पोस्ट और यहाँ पे हम पास करेंगे MOB मॉब। यहाँ पे मैंने MOB क्यों लिखा है, इसलिए कि यहाँ पे मैंने जो नेम है, नेम वो MOB ही ले रखा है। यदि मैं MOB 123 लिया होता तो मैं वहाँ पे MOB 123 लिखता है। यदि मैं यहाँ पे XYZ लिखा होता तो मैं वहाँ पे भी XYZ लिखता है। मीन्स जो यहाँ पे नेम की वैल्यू दी गई है वही आपको यहाँ पे लिखना है। और इसको भी आप इको कर दीजिए, इको $C, जिससे जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे आकर के दिख जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि हमारा कोड सही है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं इसको। तो चेक करने के लिए आपको इस फॉर्म को फिर रिफ्रेश करना पड़ेगा। नेम ईमेल मैंने मोबाइल भरा, अब मैंने जैसे ही सबमिट किया तो ये चला नहीं। ये क्यों नहीं चला, क्योंकि हम लोगों ने एक्शन को ब्लैंक दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये एक्शन को ब्लैंक दे रखा है। हमें क्या करना पड़ेगा, इस एक्शन पेज में हमें इस अगले पेज का नाम पास करना पड़ेगा। इस अगले पेज का नाम है फॉर्म कोड डॉट PHP। तो यहाँ पे हम लोग एक्शन में दे देंगे फॉर्म कोड डॉट PHP। जरूरी नहीं कि आप फॉर्म कोड डॉट PHP को ही HREF एक्शन के अंदर पास करें। ये डिपेंड करेगा कि आपका जो नेक्स्ट पेज बना हुआ है, जिस पेज में इन इनपुट की डिटेल रिसीव हो रही है, उस पेज का क्या नाम है, उस पे आपका ये डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर्म कोड मैंने अगले पेज का जो नाम है वो फॉर्म कोड डॉट PHP ही है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्शन के अंदर फॉर्म कोड डॉट PHP लिया हूँ। अब मैंने सेव किया, अब रन करने जाएंगे। यहाँ पे रिफ्रेश अगेन किया, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद मैंने डिटेल को अपने फीड किया। अब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे नेम पूरा का पूरा आ गया, ये नेम आ गया, यहाँ से आपका मेल आईडी आ गया और ये आपका मोबाइल नंबर आ गया। तो ये हमारा था टेस्टिंग पर्पस से कि क्या उस फॉर्म में जो भी चीज़ें हम इनपुट कर रहे हैं वो अगले पेज पे आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे डिटेल आ रही हैं। अब हमें इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो कोड फॉर्मेट है इसके इको को आप कमेंट कर दीजिए।
क्योंकि हमें चेक ही करना था। हमने चेक कर लिया कि सारा डेटा सही सही आ रहा है। ठीक है, सभी डेटा सही सही आपके आ रहे हैं। मैंने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया। अब हमें अगला प्रोसेस क्या करना होगा? अगला प्रोसेस हमें ये करना होगा कि अब हमें इस पेज को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना होगा। ठीक है, मीन्स फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा। क्या कोड लिखना पड़ेगा? आप लिखेंगे $CUNN, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप MySQLi _ connect। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? MySQLi _ connect। ठीक है, इसमें 4 पैरामीटर पास होते हैं। पहला पैरामीटर आपका होता है होस्ट नेम, जिसकी वैल्यू होती है लोकल होस्ट। सेकंड आपका पैरामीटर होता है यूजर नेम, जिसकी वैल्यू होती है रूट। थर्ड पैरामीटर होता है आपका पासवर्ड, और फोर्थ पैरामीटर आपका होता है डेटाबेस का नाम। चलिए हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस बनाने के लिए आपको अगेन यहाँ पे आना पड़ेगा। बगल में आपको एक और ऑप्शन लिखना पड़ेगा, लोकल होस्ट /php myadmin। ये लिखना पड़ेगा डेटाबेस को ओपन करने के लिए, लोकल होस्ट /php myadmin। तो इससे आपका डेटाबेस ये ओपन हो जाएगा। जो डेटाबेस है इससे आपका ओपन हो जाएगा। ये रन हो रहा है। रन होने के बाद ठीक है, ये आपका डेटाबेस रन हो गया। ये डेटाबेस आपका आ गया। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके इधर ये सब डेटाबेस के नाम है। मैंने अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए बना रखा है, तो ये डेटाबेस आपका बना हुआ है। अब हम लोग को नया डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेसेस का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप अपने डेटाबेस का क्या नाम देना चाहते हैं। डेटाबेस का नाम डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, कि जो आपका प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, जो आपका सॉफ्टवेयर बनने जा रहा है, जो आपका एप्लीकेशन बनने जा रहा है, उसका डेटाबेस का क्या नाम रहेगा, जिसमें हम लोग डिटेल को या डिटेल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया online_php। ध्यान दीजिएगा कि जो डेटाबेस का नाम होगा वो आप मैक्सिमम टाइम में स्मॉल ही लिखिए। आपको डेटाबेस के नाम के बीच में आपको स्पेस नहीं देना है। ठीक है, डेटाबेस का जो नाम होगा उसके बीच में आपको स्पेस नहीं देना है, और ना ही डेटाबेस के नाम से पहले आपको स्पेशल कैरेक्टर लगाना है। ये भी आपको ध्यान देना होगा। तो जो वेरिएबल्स के रूल चलते हैं वो यहाँ पे यूज होते हैं, वो यहाँ पे काम आपके आते हैं। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस नया बनाना चाहा, जिसका मैंने नेम दे दिया online_php। क्रिएट बटन आपको मिलेगा। आप क्रिएट बटन जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपका ये डेटाबेस बन के आ गया online_php। तो यहाँ पे जो हम लोग कोड लिख रहे थे डेटाबेस का नाम, तो यहाँ पे हम पास कर देंगे online_php। ये हमारा डेटाबेस का नाम पास कर दिया गया। ये जो मैंने लिखा हूँ MySQLi _connect, ये MySQLi _connect PHP का बना बनाया फंक्शन है। मीन्स इसमें चीज़ें पहले से बनी बनाई हुई हैं, बट इसके अंदर जो पैरामीटर पास होता है वो 4 पैरामीटर होता है। वो कौन कौन सा पैरामीटर होता है मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर देता हूँ। वो आपके 4 पैरामीटर होते हैं। पहला पैरामीटर होता है होस्ट नेम या सर्वर नेम, जिसकी वैल्यू होती है लोकल होस्ट। ठीक है, फिर सेकंड पैरामीटर आपका होता है यूजर नेम, जो वैल्यू आपकी होती है रूट। जो आपका पासवर्ड होता है वो होता है आपका ब्लैंक, और जो आपका डेटाबेस होता है जो भी आपने क्रिएट किया हो वो डेटाबेस का नाम। ठीक है, जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया हो उसका नाम। फिर डेटाबेस को आप ब्राउज़र से कैसे ओपन कर रहे हैं, तो उसके लिए आप पहले ब्राउज़र पे जा रहे हैं। फिर आपको ब्राउज़र पे जाने के बाद लिखना पड़ रहा है यहाँ पे लोकल होस्ट, और फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ रहा है PHP myadmin।
ये लिखना पड़ रहा है आपको, तब जा कर के आप डेटाबेस को रन कर पा रहे हैं। ठीक है, इसके जब आप इतना यूआरएल के अंदर लिख रहे हैं लोकल होस्ट स्लैश php my admin, देन जाकर के आपका कोड रन हो रहा है। ठीक है, ये कोड हो गया। अब यहाँ पे हमने डेटाबेस को भी पास कर दिया। अब हम लोग इस डेटाबेस को चेक करेंगे कि जो हमने डेटाबेस क्रिएट किया है या कनेक्ट किया है क्या वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, लिखेंगे इफ़ $CONN और यहाँ पे हम पास करेंगे नॉट ऑपरेटर, मीन जो हमने कनेक्शन दिया है यदि वो गलत है तो यहाँ पे हमको एक मैसेज मिल जाए। मैसेज में क्या मिले, एक कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, कनेक्शन फेल्ड का मैसेज मिल जाए। फिर यहाँ पे एल्स, इस एल्स में पास करेंगे इको, यदि कनेक्शन फेल्ड नहीं है तो उस केस में कनेक्शन ओके होगा। अब चेक करेंगे, चेक करने के लिए क्या करना है, आपको फिर से वहीं जाना है, यहाँ पे आपको बैक आना है, रिफ्रेश करना है, अगेन आपको डेटा एंटर करना है, सबमिट करना है। तो लाइन नंबर 13 में एरर दे रहा है, 13। यहाँ पे सेमी कॉलन मिस है इसलिए एरर आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने बैक गया, फिर से मैंने यहाँ पे नेम डाला, सबमिट किया, तो ये देखिए आपको कनेक्शन ओके मैसेज मिला। मीन्स आपका जो कनेक्टिविटी है, जो आपका कनेक्शन हुआ है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली वहाँ पे कोड को यूज कर सकते हैं। तो ये है। अब कनेक्शन ओके भी आ गया तो यहाँ पे हम लोग इसको कमेंट कर देंगे। हम इसको बार बार डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कनेक्शन हो गया तो फिर ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेबल में डेटा को इंसर्ट करने का कमांड। हम लोग डेटाबेस में पढ़े थे कि यदि किसी टेबल में कुछ कॉलम या रो बने हुए हैं या फील्ड बनी हुई है, यदि हमें उसमें डेटा को इंसर्ट करना है तो क्या करते थे, हम लोग एक यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे। वहाँ पे तो वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि वो कमांड प्रॉम्प्ट था, तो आपको कोई भी वेरिएबल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये फ्रंट एंड है, GUI सेक्शन है, तो आप वेरिएबल नेम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक $INS, इंसर्ट का कमांड लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। अब यहाँ फिर मामला फंसा कि अब जब आपको डेटा इंसर्ट करना है तो आपके पास आपका टेबल होना चाहिए जिस टेबल में डेटा जाकर के स्टोर होगा। तो अब टेबल कैसे बनाएंगे, टेबल बनाने के लिए फिर से आप ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ ब्राउज़र पे यहाँ पे आएंगे। अभी आपने online_php नाम का एक डेटाबेस बनाया है यहाँ पे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि आप किस नेम का टेबल बनाना चाहते हैं, किस नेम का। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर्म नेम का मैं टेबल बनाना चाहता हूँ, या फॉर्म_tvl नाम का, या फॉर्म tvl, जो चाहे वो आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप क्या देना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा फॉर्म tvl, इसको मैं बना रहा हूँ। फिर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम पूछ रहा हमसे। हमने टेबल का नाम तो दे दिया कि हम टेबल का नाम क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमसे ये भी पूछ रहा है कि आपके इस टेबल में कितने फील्ड रहेंगे, कितने कॉलम रहेंगे। तो ये फील्ड और ये कॉलम आपका डिसाइड होता है आपके फॉर्म के ऊपर कि हमारे पास 3 इनपुट बॉक्स हैं, 1, 2 और 3, इन्हीं का डेटा हमको स्टोर करना है। लेकिन जो इसमें आईडी होती है वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है, जो आईडी होती है वो ऑटो इंक्रीमेंट होती है। तो यहाँ पे जब हम लोग कोड लिखेंगे यहाँ पे और टेबल को बनाएंगे तो इसके लिए आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम टेबल का डेटा देंगे। तो यहाँ पे जो 3 इनपुट बॉक्स हो गए और एक आपका एक्स्ट्रा आईडी, 4 हो गया। गो करेंगे, गो करने के बाद आपसे पूछेगा कि आप अपने टेबल का कॉलम नेम दीजिए। जैसे हम लोग डेटाबेस पढ़ते टाइम पे लिख के करते थे ना सारी चीज़ें, वो यहाँ पे ये मैनुअल हो जाती हैं। इतना बेनिफिट है, वो सारा डेटा आपका यहाँ सेव भी है, जो आपने कमांड प्रॉम्प्ट पे किया था वो सभी के सभी डेटा यहाँ पे सेव भी हैं। तो पहले कॉलम का नेम दे दिया मैंने आईडी, सेकंड कॉलम का मैंने दे दिया नेम, थर्ड कॉलम का मैंने दे दिया यहाँ पे ईमेल, थर्ड कॉलम का मैंने दे दिया ईमेल, और फोर्थ कॉलम का मैंने यहाँ पे दे दिया मोबाइल।
ये 4 फील्ड हम लोगों ने डिसाइड किए थे, ये 3 फील्ड तो हमारे फॉर्म में है, और ये जो आपका आईडी है ये ऑटोमेटिक जनरेट होगा। अब इन सभी का आपको डेटा टाइप बताना पड़ेगा। तो पहले का डेटा टाइप इंट ठीक है, सेकंड वाले का डेटा टाइप वैरकर, थर्ड का डेटा टाइप वैरकर, और मोबाइल का भी डेटा टाइप वैरकर। फिर इन सभी का लेंथ देना पड़ेगा। तो पहले का मैंने लेंथ दे दिया 5, इसका मैंने दे दिया 150, ईमेल का भी मैंने दे दिया 100, और मोबाइल का मैंने दे दिया 15। तो आपको हर एक इनपुट बॉक्स के लिए जो डिटेल अपनी टेबल में स्टोर करनी है, तो आपको अपना टेबल बनाना पड़ेगा। उस टेबल के अंदर आपको कॉलम बनाने पड़ेंगे, उस टेबल के अंदर आपको डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, और उस कॉलम के अंदर आपको साइज भी दिखानी पड़ेगी। तो ये क्या हुआ, यहाँ से हमारा कॉलम नेम पड़ गया, ये डेटा टाइप पड़ गया, साइज पड़ा। एक छोटा सा और काम है, वो देख लीजिए वो कैसे होगा। उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से नीचे से स्क्रॉल करना है राइट साइड को। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इंडेक्स और A_I का। इंडेक्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऑप्शन हैं, इसमें से एक ऑप्शन है आपका प्राइमरी की का। ये प्राइमरी की क्या होता है, यदि आपको किसी कॉलम की वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई करनी हो तो आप वहाँ पे यूज कर सकते हैं प्राइमरी की का। तो मुझे इस कॉलम को प्राइमरी की बनाना है, मैंने प्राइमरी की चूज कर लिया। फिर यहाँ पे आपको चूज करना है A_I, ठीक है। A_I का यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे इसका फुल नेम है ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। बट ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट आपका वही कॉलम हो सकता है जिस कॉलम को आपने प्राइमरी की बनाया होगा, ध्यान रखिएगा। और एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती हैं, एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी की नहीं हो सकती। इतना करने के बाद यहाँ पे प्राइमरी की चूज करने के बाद और यहाँ पे A_I चूज करने के बाद यहाँ पे आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपका टेबल यहाँ पे बन गया। ये नीचे आप देख पा रहे होंगे, ये आपका टेबल बन गया, और जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर था वो भी ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गया। जबकि हम लोग CMD में लिखते थे DESC टेबल का नाम, तो उस तरीके से हम लोग टेबल का डिस्क्रिप्शन देख पाते थे। बट यहाँ पे टेबल का डिस्क्रिप्शन डायरेक्ट होता है, या आप स्ट्रक्चर मेन्यू पे जा करके उसके डिज़ाइन को या उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो हमारा डेटाबेस भी बन गया, हमारा टेबल भी बन गया। अब हमें इनमें डेटा को स्टोर करना है। स्टोर कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का मैंने नाम लिया फॉर्म TBL, फिर उसके कॉलम का नाम, तो पहले कॉलम का नाम नेम, सेकंड कॉलम का नाम ईमेल, और थर्ड कॉलम का नाम मोबाइल। यदि आप टेबल को बनाते टाइम पे इनमें से किसी भी नेम को यदि आपने कैपिटल दे रखा है तो आप उसको लिखेंगे भी कैपिटल, यदि स्मॉल दे रखा है तो आप लिखेंगे भी स्मॉल। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज के बाद जो आपका नेम है वो $A वेरिएबल में आ रहा है, ऊपर चेक कर लेते हैं, हाँ $A वेरिएबल में आ रहा है। फिर यहाँ पे हम देंगे कॉमा, जो सेकंड आपका ईमेल है वो आ रहा है $B में, और जो आपका थर्ड है वो आ रहा है आपका $C में। तो ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। इन 3 वैल्यूज में जो भी डेटा आएगा वो डेटा ऑटोमेटिक A का नेम में जाएगा, B का ईमेल में जाएगा, और C का मोबाइल में जाएगा। इस तरीके से आपके तीनों कॉलम में डेटा आपका प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप PHP में जब भी कमांड लिखते हैं, जब भी कोई क्वेरी लिखते हैं, जब भी आप कोई लाइन लिखते हैं, तो आपको उस कमांड को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, उस कमांड को आपको रन करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे वो देखिए, उसके लिए लिखना पड़ता है MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, ठीक है। क्या लिखते हैं, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इसके अंदर 2 पैरामीटर पास होता है। पहला पैरामीटर जो आपकी ये कमांड रन हुई है उसका वेरिएबल नेम, मैंने तो यहाँ पे वेरिएबल नेम $CONN ले रखा है। यदि आपने यहाँ पे $ABC ले रखा है तो आपको ABC आगे लिखना होगा। यदि यहाँ पे आप PQR लिखे हैं तो आपको आगे से PQR ही लिखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे MySQLi क्वेरी में पास कर दिया $CONN एंड $INS। ये INS में कहाँ से लिखा हूँ, वो मैं यहाँ से लिखा हूँ कि जो आपकी कमांड रन हो रही होगी,
चाहे वो कमांड आपकी डिलीट की हो, ट्रंकेट की हो, अपडेट की हो, सेलेक्ट की हो, इंसर्ट की हो, वो वन टाइम में वन साइड ही चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको चेक करेंगे। चेक करने में यहाँ पे हम लिखेंगे यदि ये क्वेरी सक्सेसफुली फायर होती है तो यहाँ पे लिखेंगे इको डेटा स्टोर और यहाँ पे सेमी कॉलन दे देंगे। और यदि यही नहीं चला तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे, डेटा नॉट स्टोर, इको मैसेज दे देते हैं यहाँ पे डेटा नॉट स्टोर। ठीक है, तो ये बना हमारा बैकएंड का कोड जिसमें हमने उधर से इनपुट बॉक्स की डिटेल को रिसीव किया है। फिर मैंने यहाँ पे कनेक्शन बनाया है। कनेक्शन में आपको जो डेटाबेस ये बनाया है online_php, इसको आपको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप टेबल बनाएंगे और ये जो टेबल होगा वो डिपेंड करेगा यूजर या कस्टमर आपके कितना बड़ा फॉर्म या कितना छोटा फॉर्म यूज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे। जितना बड़ा फॉर्म उतना ज़्यादा टेबल में आपका कॉलम का नाम, जितना छोटा आपका फॉर्म उतना ही आपका छोटा टेबल के अंदर डेटाबेस। अब हम लोग इसको रन करके चेक करेंगे कि क्या वाकई में हमारे फॉर्म का डेटा डेटाबेस में जा रहा है कि नहीं। तो अगेन हम जाएंगे यहाँ पे ब्राउज़र पे गया मैं, यहाँ पे रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद मैंने यहाँ पे डेटा को फीड किया। अब मैंने सबमिट किया तो यहाँ पे मुझे मैसेज देखिए मिला है डेटा स्टोर, मीन्स आपका डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा डेटा स्टोर हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। तो इसके लिए यहाँ पे आप आएंगे और ये जो फॉर्म टीबीएल टेबल आपका है जिसके अंदर वो डिटेल स्टोर हुई है, डेटा स्टोर हुआ है, उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे जो अभी आपने डेटा भरा था, नेम मैंने ये दिया था, ईमेल आईडी मैंने ये दिया था और मोबाइल नंबर मैंने ये दिया था, वो डिटेल आ गई। किसी अदर का मैं डेटा फीड करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक और नेम भरा अमन, ईमेल आईडी दिया मैंने aman@gmail.com और यहाँ पे मैंने दिया कोई मोबाइल नंबर ऐसे। ठीक है, अब यदि आप सबमिट करते हैं तो आपको मैसेज मिलेगा डेटा स्टोर और यहाँ पे यदि आप आकर के चेक करते हैं तो आपका सेकंड डेटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, मैंने फॉर्म टीबीएल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका ये सेकंड डेटा ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पे। तो ये तरीका है किसी फॉर्म के डेटा को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको एक फॉर्म बनाना पड़ता है। फॉर्म की डिजाइनिंग आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं क्योंकि आपके पास HTML, CSS और बूटस्ट्रैप का आइडिया है, तो आप जैसा चाहें वैसा फॉर्म आप बना सकते हैं। सबसे पहले तो आपको फॉर्म बनाना पड़ेगा, फिर उस फॉर्म के अंदर जो भी चीज़ें इनपुट की जाएं, टाइप की जाएं, उसको हमें अगले पेज पे यहाँ पे रिसीव करना है, रिसीव यहाँ पे करना है। ठीक है, ये रिसीव करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्शन बनाना है। कनेक्शन बनाने के बाद आपको यहाँ पे डेटा को इंसर्ट करना है और डेटा को इंसर्ट करके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि डेटा इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब ये तो एक छोटा सा मैसेज दे रहा है, यदि कुछ ऐसा हो कि जब हम फॉर्म सबमिट करें तो डेटा हमारा स्टोर भी हो और हम इसी फॉर्म पेज पे फिर रिटर्न भी आ जाएं, ये काम आपको करना हो तो आप कैसे करेंगे कि मैंने जैसे यहाँ पे अपना नाम डाला, ईमेल डाला, मोबाइल डाला, सबमिट करेंगे तो ये जो डेटा है ये डेटा आउट करके डेटाबेस में आ जाए, हमें यहीं पे एक मैसेज मिल जाए और हम इसी पेज पे रह जाएं। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इको डबल क्विट्स के अंदर यहाँ पे आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग ओपन, स्क्रिप्ट टैग क्लोज और यहाँ पे आप लिखेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href। ठीक है, विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और इसमें हम लोग प्रीवियस पेज का नाम पास करेंगे या उस पेज का नाम पास करेंगे जिस पेज पे आप ऑटोमेटिक रिटर्न होना चाहते हैं, ऑटोमेटिक आप बैक होना चाहते हैं। अभी तक हमारे केस में क्या है कि यहाँ पे हमको यदि मैंने कोई फॉर्म भर दिया तो हमको यहाँ से बैक होना पड़ रहा है, जबकि ये पेज ऑटोमेटिक बैक हो जाना चाहिए। जैसे मैंने ये बटन प्रेस किया डेटा डेटाबेस में स्टोर हो जाए और ये हमारा पेज ऑटोमेटिक बैक हो जाए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विंडो डॉट
लोकेशन डॉट href, जिसमें मैंने प्रीवियस पेज का नाम या आप उस पेज का नेम पास कर सकते हैं जिस पेज पे आप रिटर्न जाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक मैसेज भी अलर्ट में, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया योर डेटा सबमिटेड, मैंने एक मैसेज दे दिया जिससे यूजर को या कस्टमर को पता चल जाएगा कि उसका डेटा सबमिट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर से इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपको अगेन यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। मैंने किसी अदर यूज़र की डिटेल भरी, मैंने यहाँ पे दिया नेम सौरभ, मैंने यहाँ पे मेल आईडी दिया s@gmail.com, पासवर्ड दे दिया, मैंने मोबाइल नंबर कुछ ये दे दिया। अब मैंने सबमिट किया, तो अब आप देखिए क्या मिलेगा आपको। जैसे ही आप सबमिट करेंगे एक अदर पॉपअप में आपको मैसेज मिलेगा योर डेटा सबमिटेड। आप जैसे ही ओके करेंगे आप फिर से फॉर्म पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, आप अब उस नेक्स्ट पेज पे नहीं रहेंगे, ऑटोमेटिक आप यहाँ से रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये काम है आपका PHP के फॉर्म के डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने का। कि सबसे पहले आप फॉर्म बनाइए, एक्शन बनाइए, मेथड बनाइए, हर एक फॉर्म के बॉक्स का नेम सेट करिए। नेम सेट करने के बाद आपको अगले पेज पे रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद आपको कनेक्शन देना है। कनेक्शन के लिए भी आपका यदि डेटाबेस फर्स्ट टाइम बन रहा है तो आप डेटाबेस पहले बनाएंगे, यदि डेटाबेस बना हुआ है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर आपको बात आती है टेबल में। टेबल में भी आपको डेटाबेस के अंदर टेबल बनाना पड़ेगा, लेकिन नए नए प्रोजेक्ट के लिए नया डेटाबेस बनता है और किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर कई सारे काम होते हैं तो उनके लिए आपका टेबल बनता है। तो आप वहाँ से टेबल बना लीजिए। टेबल बनाने के बाद आप उसके डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं या शो कर सकते हैं। अब आपके लिए जो टास्क रहेगा, जो PHP का यूज करके आप बनाएंगे, एक छोटा सा ही टास्क आपके लिए रहेगा। देखिए क्या रहेगा, ये मैं ग्रुप में भी भेज भी दूंगा। आपके लिए टास्क ये रहेगा कि आपको एक छोटा सा फॉर्म बनाना है। फॉर्म में आपको लेना है नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सिटी, इतनी चीज़ें आपको लेनी है। नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस और सिटी, और इसके डेटा को आपको डेटाबेस में स्टोर करना है। जैसे हमने टेबल में स्टोर किया ना, वैसे ही आपको भी स्टोर करना है। बट ध्यान रहे आपका कि जो आपका डेटाबेस बनेगा वो डेटाबेस ऑलरेडी बना हुआ है। हम लोगों ने अभी online_php नाम से बनाया है। बट आप यदि उस डेटाबेस में काम नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना नया डेटाबेस बना सकते हैं, आप अपना नया टेबल बना सकते हैं, वो आपके ऊपर है। बट जो प्रोसेस मैंने बताया है, प्रोसेस आपका वही होगा। फॉर्म में आपके जो इनपुट बॉक्स बनेंगे वो इतने ही बनेंगे, बट जो डेटा आपका इंसर्ट होगा उसमें टेबल के लिए जो कॉलम बनेंगे 1 2 3 4 5 6, एक आईडी हमेशा एक्स्ट्रा रहेगा। जब भी आप टेबल बनाने जाएंगे तो उस टेबल में सबसे पहले तो आप अपना फॉर्म की काउंटिंग करेंगे कि हमारे फॉर्म में कितने इनपुट बॉक्स हैं। फिर उस इनपुट बॉक्स में जो लिखा जाएगा डेटा वो टेबल में जाएगा कैसे, उसके लिए आपको कितना फील्ड देना है। तो वही सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी पड़ेगी और रन करना पड़ेगा। देन जा कर के आप यहाँ से अपना कोड PHP का स्टार्ट कर पाएंगे और उसके कोड को आप रन कर पाएंगे। यदि आज आप इतना कर लेते हैं तो बाकी कल हम लोग कि यदि हमें अपने फ्रंट पेज पे ही, अपने डिज़ाइन में ही डेटाबेस में जो डेटा स्टोर हो चुका है उसको यदि हमें शो करना हो, उसको यदि हमें डिस्प्ले करना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा। फिर यदि मान लीजिए कि डेटा डिस्प्ले भी हो गया, डेटा सेव भी हो, शो भी हो गया, तो उसको हम डिलीट कैसे करेंगे डेटा को। ठीक है, तो कल हम लोग ये पढ़ेंगे डेटा को डिलीट करना और डेटा को शो करना। आज हम लोग पढ़े हैं डेटा को इंसर्ट करना PHP का यूज करके। ये आपको ट्राई करना है। ट्राई क्या करना है, जो मैंने ये फॉर्म के लिए इनपुट बॉक्स दिए हैं उसको आपको ट्राई करना है। यदि आपका कोई भी एरर आता है तो आप उस एरर का स्क्रीनशॉट लेकर के उसी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी क्लास जो है वो एक पाइथन की चलने जा रही है, तो जो लोग भी पाइथन में जुड़ना चाहते हैं अभी मैं लिंक शेयर करूंगा, आप जुड़ सकते हैं और क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी का। थैंक यू एवरीवन।